शहर के प्रतिष्ठित गुप्ता परिवार से ताल्लुक रखने वाले श्री आनंद गुप्ता जी आज किसी पहचान के मोहताज नहीं, गंभीर से गंभीर विषयों को अपनी हास्य कला में बताने वाले, शहर के श्रेष्ठ वर्गों के संपर्क में रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हमारे अजीज आज हमारे साथ में हैं। पिछले एपिसोड में इन्होंने अपने हास्य के कुछ रंग बिखेरे थे और इसी बात को लेकर आज उनका समय हम अपने चैनल पर ले रहे हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया भूपेन जी। इसके पहले भी आपने मुझे शुरुआत में एक हल्की सी झलक देने का, हास्य का एक सरल प्रवाह बहाने का एक छोटा सा अवसर मुझे दिया और उस पहले ही वीडियो में एक छोटी सी हास्य की जो पंक्तियां मैंने बोली, लोगों ने उसको बहुत पसंद किया, बड़े प्रभावित हुए लोग उससे और उसको लोगों ने बड़ा वायरल किया, उसका आनंद लिया। चूँकि अब आनंद गुप्ता का वीडियो था तो आनंद तो आदमियों को नहीं था और ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि पुनः आप आज दूसरी बार फिर मेरे पास उस हास्य की पंक्तियों के लिए आए हुए। सर, इस इंटरव्यू में मैं आपसे सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि सागर की जो विभूतियाँ हैं, महान हस्तियाँ रही हैं, उनके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ भूपेन जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि सागर में हस्तियाँ तो कई हुई हैं, लेकिन कुछ हस्तियाँ ऐसी हुई हैं जिनको कि हमारी पीढ़ियाँ भी नहीं भूलेंगी। अनेकों लोग हुए हैं, लेकिन कुछ व्यक्तित्व ऐसे हुए हैं सागर के अंदर कि जिन्हें कोई भुला नहीं पाएगा सागर के इतिहास में। सबसे पहले तो सागर का नाम विश्व के पटल पे किया है जिसने चमन हृदय से, वो हैं हमारे डॉक्टर हरि सिंह गौर और उनको मैं करता हूँ बारंबार नमन। सागर के बीचों बीच बहुत अच्छी एक सरोवर, एक बहुत ही अच्छा तालाब जिसको हम कहते हैं तालाब बड़ा प्यारा, वो था हमारा तालाब बड़ा प्यारा, जिसको बनाने वाले थे हमारे लाखा बंजारा। तो लाखा बंजारा के चरणों में मैं अपना शीश अर्पित करता हूँ, डॉक्टर गौर के चरणों में अर्पित करता हूँ। कवि पद्माकर की भी नगरी रही है, बुंदेली शासकों का यहाँ राज्य रहा है। सागर सही मायने में पूछा जाए तो ये बहुत बड़े बुद्धिजीवियों का, क्रांतिकारियों का और बहुत अच्छे साहित्यकारों का शहर रहा है। आवश्यकता है कि आने वाली पीढ़ियों को उस विषय में जानकारी होना चाहिए जिससे कि वो आज तक अनुभव है। सर, दूसरा प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि राजनेता और राजनीति दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के पर्याय भी होते हैं जी। सागर में 3 मंत्री हैं जी, ठीक है, तीनों मंत्रियों के हाथ में बड़े बड़े विभाग हैं, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं जी। राजनेताओं को और सागर में चल रही राजनीति को देखने का नजरिया आपका किस प्रकार का है, उसके बारे में बताइए। देखिए सर, क्या है कि हास्य के रंग में हम ये कह सकते हैं कि बिखरी हुई जुल्फ़ें उतरा हुआ चेहरा, बिखरी हुई जुल्फ़ें उतरा हुआ चेहरा और फट चुकी है जिसकी पूरी ड्रेस। इस स्थिति में है आज सागर में कांग्रेस। चूँकि मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ तो मैं इसलिए ये नहीं कहूँगा कि भाजपा ही सब काम करती है, लेकिन कांग्रेस ने जिस स्थिति में शहर को पिछले 70 साल में झोंक दिया है, उस स्थिति से निकालने का काम भाजपा अपनी पूरी दम से कर रही है, करती थी और करेगी। और आप देख रहे हैं कि पिछले 20 सालों से जो भाजपा काबिज है प्रदेश के अंदर, ये उसका विकास है, ये उसके काम है। ये एक बहुत बड़ा राज है। निरंतर शासन करना, विकास एक बहुत बड़ा राज है और इसी कारण से आज निरंतर आज हमारे बीच में शिवराज। और सागर लोकल के नेताओं के विषय में तो खैर क्या कहना है कि सारे सम्माननीय हैं, आदरणीय हैं। और जहाँ तक हमारे तीनों केंद्रीय मंत्रियों की बात है तो उसको मैं अपने हास्य के रंग में ये बोल सकता हूँ कि विकास करने के लिए आतुर बैठे हुए हैं आज हमारे भूपेंद्र सिंह ठाकुर, नगरीय प्रशासन मंत्री हैं। आज नगर में हो रहे कार्य उनके विभाग में जिस तरीके से वो कर रहे हैं वो आज सबको नजर आ रहे हैं। और दावे के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि जो भी जाता है लौट के नहीं आएगा कोई खाली, इतने पावर में काम कर रहा है दीपाली। उसके बाद आ जाते हैं हमारे दूसरे मंत्री हैं आदरणीय भार्गव जी। तो उसमें भी मैं हास्य के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जो कोई लड़ो सो वो हार गओ, जो कोई लड़ो सो वो हार गओ, जीते हमेशा भार्गव। जहाँ ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, इतना प्यारा सा उनका विधानसभा गढ़ा गोटा है और सबकी पसंद है पहली, इसलिए वो विधानसभा है पहली। इसके बाद आप हमारे तीसरे मंत्री की बात करो, गोविंद सिंह राजपूत जी। तो काम क्या होता है, पावर क्या होता है, ये गोविंद भैया ने दिखाया है। आप देख रहे हो 41,000 से पूरा टिकाया है। और नगर विधायक हमारे, उनके विषय में तो बात करना जैसे सूर्य को दिया दिखाना जैसा है। ना कोई लफड़ा ना कोई ठैन, बुंदेली भाषा में, ना कोई लफड़ा ना कोई ठैन,
3 बार से बड़े प्रेम से जीत रहे हैं हमारे शैलेंद्र जैन। और थोड़ी कुछ परेशानियां हैं जनता को, जो कि अपन को भी समझ में आती हैं। जनता सागर की थोड़ी सी अभी तंग है, क्योंकि आपको मालूम है कि 1.5 साल से नगर निगम भंग है। ये सागर पहले था बहुत, ये सागर जो थी ना सिटी, ये सागर जो थी सिटी, ये पहले थी बहुत पिटी। अब आप देखिए आज कैसी बन रही है स्मार्ट सिटी। अगर हम बुंदेलखंड के विकास की बात करते हैं तो कई लोगों से सुनते हुए आ रहे हैं कि हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ। जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था तो कांग्रेस ने अपनी सरकार भारत में बनाई थी। लगभग 60-70 के कार्यकाल में शुरू में देखा गया था कि देश में कुछ नहीं था। फाउंडेशन, परिवहन देख लो, आप सड़क देख लो, मतलब एक छोटे से छोटी चीज़ों से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ें कुछ नहीं थी। लेकिन 70 साल में कुछ ना कुछ कांग्रेस ने डेवलपमेंट तो किया है। और आज भारतीय जनता पार्टी 2014 से मोदी जी के हाथ में आई है, देश में उनके हाथ में देश की कमान आई है। उसके साथ में कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी राज कर रही है। फिर आप भारतीय जनता पार्टी की 6 साल की रणनीति को 70 साल से कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं विकास के मामले में? खासकर इस पे आप सबसे वाला अहम डालिए अपनी सागर पे। सागर में आखिर ऐसे कौन कौन से विकास कार्य हुए हैं विकास को लेकर और स्मार्ट सिटी में चल रहे प्रोजेक्टों को लेकर, उसको थोड़ा सा सर डिस्क्राइब करें। देखिए साहब, कांग्रेस से तुलनात्मक अध्ययन की बात यदि आप करते हैं तो आज एक सामान्य बुद्धिजीवी से आज आप बात करेंगे, जो कि राजनीतिक क्षेत्र का व्यक्ति नहीं भी, आज राह चलते आदमी से आप बात करेंगे, विकास की बात करेंगे, इसका बहुत सटीक जवाब सागर का एक आम नागरिक दे सकता है। कांग्रेस ने जो विकास किया है वो इस भांति किया है कि जैसे कि एक कछुआ धीरे 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 अपनी चाल चलता है। 2014 में जब से मोदी जी आए हैं तो कांग्रेस खेल रही थी टेस्ट मैच, जो 5 दिन तक चलता रहता था, और मोदी जी ने आगे सीधे चालू किया है 2020। और उस 2020 के रिजल्ट आज सागर में नहीं, देश में आज उठा के एक नहीं 100 स्मार्ट सिटी मोदी जी ने दी हुई है। और आज उसका करीब करीब 2300 करोड़ रुपए के करीब बजट। आज आपको सागर में थोड़ा सा लगता होगा कि विकास धुंधला दिख रहा है आप। जैसे कि मैं आपको बता दूं, मैं जब छोटा था, मैं अपने बचपन में हाथ ठेले से बाल्टियों पे पानी लेने जाया करता था। सबसे पुरानी समस्या सागर में थी पेयजल की समस्या, टैंकरों से पानी वार्डों में जाता था। आज आपके सामने राजघाट, ठीक है, टाटा कंपनी की जो लाइन डली है 24 घंटे पानी देने वाली लाइन डल रही है। सीवरेज में, कॉलोनियों में, रोडों में जो पानी भरता था, आज सीवरेज लाइन डल रही है। इसके रिजल्ट्स, क्योंकि अभी खुदाई है, पाइपलाइनें डल रही हैं, आपको दिखेगी। तालाब हमारा इसलिए प्रदूषित होता था कि सागर के जितने भी नाले और नालियों का गंदा पानी सीवरेज का था वो हमारे सागर के तालाब में जाता था। लेकिन अब वो पानी मोंगा से बाहर जाएगा। जब उसमें गंदा पानी सीवरेज का नहीं डलेगा तो अब ये सागर का तालाब जैसे ही कंप्लीट होगा तो आपको एक बहुत अच्छी सरोवर के रूप में देखने मिलेगा। ये अपने पुराने समय पे आ जाएगा कि जैसे कि बुजुर्ग लोग बताया करते थे कि इस पानी से हम दाल पकाते थे और खाना बनाते थे। वो ईश्वर चाहेगा तो वो होगा। और हमारे यहाँ के जितने भी नेता हैं, मंत्री हैं, और खासकर शिवराज जी का ध्यान बुंदेलखंड के ऊपर बहुत ज़्यादा है। पूरे प्रदेश पे है लेकिन बुंदेलखंड से विशेष प्रेम है, तभी तो शिवराज जी ने पूरी टीम में से अपने अधिकांश लोग यहाँ से लिए हुए हैं। काम करने वाले नेता हैं हमारे तीनों मंत्री जो हैं, काम करने वाले नेता हैं और भरपूर काम कर रहा है। सर, इसमें आपने एक जवाब दिया कि कोई आम नागरिक जो राजनीति से ताल्लुक़ ना रखता हो, अगर हम उससे भी पूछेंगे तो वो भी बता देगा कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से काम कर रही है। इसमें सबसे एक अहम मुद्दा आता है कि भारतीय जनता पार्टी जितनी भी योजनाएं निकाले राज्य सरकार की तरफ से या केंद्र सरकार की तरफ से, उसका प्रचार प्रसार, मार्केटिंग इतनी स्ट्रॉन्ग की जाती है कि लोगों की नज़र में वो चीज़ आने ही आना है। सुना है कि 500-700 करोड़ रुपए मोदी जी ने सिर्फ सोशल मीडिया पे मार्केटिंग के लिए रखे हुए थे कि जहां देखो मोदी जी 2014 का विधानसभा चुनाव था। और ये बात सच है कि 2 साल और 3 साल का बच्चा भी मोदी बोल रहा था। आज भी जितनी स्मार्ट सिटी को लेकर छोटी सी भी योजना है तो भी मोदी जी का चेहरा वहाँ पे आता है प्रचार प्रसार के माध्यम से। अब कोरोना वायरस में, कोविड में जब लॉकडाउन लगा हुआ था, लोगों को अनाज बंट रहे थे, तब भी शिवराज जी और मोदी जी का चेहरा वहाँ पे आ रहा था। तो ये तो ऑब्वियसली बात है कि वहाँ तो लोगों के मन में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं का, मोदी जी का, शिवराज जी का, भूपेंद्र जी का, गोविंद सिंह जी का, भार्गव जी का, जितने भी यहाँ तमाम नेता हैं वो तो हाईलाइट होंगे। लेकिन कांग्रेस ने भी काम किया है सर मेरे हिसाब से, लेकिन कांग्रेस कभी अपने प्रचार प्रसार का कोई मार्केटिंग बजट नहीं बचा सकी, या यूं कहें कि वो अपने काम को उतना दिखा नहीं सकी जितनी भारतीय जनता पार्टी दिखा रहे हैं, इसलिए उसका कद थोड़ा भारतीय कांग्रेस से बढ़ रहा है। उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए साहब, मार्केटिंग वाली बात जो आपने कहा,
तो आज एक बच्चा भी ये बोलता है कि जो दिखता है वो बिकता है। जब आप किसी एग्ज़ाम को देने जाते हैं, कहीं आप कोई परीक्षा देने जाते हैं, तो आप पूरी तैयारियों के साथ जाते हैं। कोई बच्चा कोचिंग जाता है, कोई ट्यूशन जाता है, कोई गाइड्स पढ़ता है, ठीक है, कोई अपनी गैसिंग पर पढ़ता है। तैयारी पूरी करके लड़का जाता है, जब वो अपना पेपर देने जाता है, जब उसके बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। तो सोशल मीडिया जो है, पब्लिक के सामने जो भी चैनल हैं, जो भी सामग्रियाँ हैं पार्टी को हाईलाइट करने की, अपने काम बताने की, आप जितनी ज़्यादा अच्छी तैयारी से जाएंगे, आप उतना ज़्यादा अच्छा पेपर देंगे, जितना ज़्यादा अच्छा पेपर देंगे तो उतना अच्छा रिजल्ट आपको आएगा। अब कांग्रेस की जो फिल्म है, उस फिल्म के एक ही डायरेक्टर रहते हैं, गांधी परिवार, तो वो कभी सुपरहिट दे देते हैं, कभी फ्लॉप हो जाते हैं। और भाजपा में ये नहीं है। भाजपा हर निर्देशक को हर फिल्म डायरेक्ट करने का भरपूर मौका देती है। ये सिर्फ भाजपा ही में संभव है, ये किसी पार्टी में संभव नहीं। जैसे कि आपने देखा होगा, कांग्रेस उन्होंने कहा गांधी परिवार, समाजवादी पार्टी उन्होंने कहा अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, बहुजन समाज पार्टी उन्होंने कहा मायावती जी, AIDMK उन्होंने कहा जयललिता जी, MGR जी। ये सब क्या होता है, ये सब फैमिली के अपने ग्रैंडफादर हैं। मतलब आपका कहना है कि सब ने अपनी अपनी राजनीतिक कंपनियां खोल के रखी, सब ने अपने प्राइवेट लिमिटेड बनाए हुए हैं। ये सारे नेता उसके डायरेक्टर हैं। और ये भाजपा जो है, ये एक पब्लिक ग्रुप है। जैसे शेयर बाजार होता है कि आप भी 10 रुपए के 10 शेयर लीजिए, आप भी अपना भविष्य देखिए। इसमें सबका योगदान है। भारतीय जनता पार्टी एक इतना बड़ा दल है, विश्व के अंदर आज सबसे बड़ा दल है। भाजपा का कोई कार्यकर्ता अपने आप को कभी अपेक्षित महसूस नहीं करता। यहाँ परिवारवाद नहीं चलता, सबसे बड़ी खासियत ये है। चलो सर, ये तो अब ये हो गई। अब मैं आपसे आगे प्रश्न पूछता हूँ, भविष्य में सागर को लेकर आपका क्या नजरिया है? भविष्य में सागर को लेकर मेरा जो नज़रिया है 101% बिल्कुल खरा है। ये आप बिल्कुल नोट कर लीजिए। आप आज से 5 साल बाद 10 साल पहले का सागर याद करेंगे और 5 साल बाद का जो आप सागर देखेंगे, उसमें आपको किसी साक्ष्य की, सबूत की या गवाह की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आंखें बोलेंगी कुछ बदल गया है, ये कान सुनेंगे कुछ हो गया है, ये दिल कहेगा कि मज़ा आ गया है। बस आप समय का इंतजार कीजिए। सुना है सर, राजनीति भी आने वाले समय में बदलने वाली है। हाँ। एक मिनट सर, पंचायती चुनाव भी कुछ समय बाद है जी, 20 दिसंबर से 3 जनवरी तक। उसके बाद नगर निकाय चुनाव, फिर 2023 में विधानसभा चुनाव जी। अभी आपने शैलेंद्र जैन जी की काफ़ी तारीफ की थी जी। लेकिन कुछ समय पहले आपको पता होगा कि कांग्रेस के 2018 में विधानसभा क्षेत्र से लड़े विधायक सागर के नेवी जैन भी भारतीय जनता पार्टी में एंट्री की। सोशल मीडिया पर तमाम पत्रकार ऐसी अफवाह कर रहे हैं या कमेंट कर रहे हैं कि अगले विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विधायक नेवी जैन होंगे। क्योंकि सर नज़र डालें तो कांग्रेस से जितने भी नेता भारतीय जनता पार्टी में आए, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लेके आए हैं और भरपूर भारतीय जनता पार्टी ने उनकी पूरी की है। तो ये कह सकते हैं कि नगर का राजा। देखिए सर, इसमें एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि राजनीति एक खेल है और खेल खेलने के लिए एक प्लेग्राउंड की ज़रूरत होती है, एक मैदान की। एक मैदान में फुटबॉल भी खेली जाती है, एक उसी मैदान में हॉकी भी खेली जाती है, उसी में क्रिकेट भी होता है, उसमें बास्केटबॉल और वॉलीबॉल भी होते हैं। तो हर खेल एक अलग होता है, मैदान तो एक होता है, खेल अलग होता है। ये सोच लेना कि नेवी जैन जी आए हैं कल चुनाव लड़ जाएंगे, भाजपा में ऐसा कभी संभव नहीं है। 100 लोगों के आगमन पे किसी 2 लोगों की किस्मत खुलती है कि पार्टी उन्हें उतने वजूद का, उतने वजन का समझती है कि हमें इनको अपना उपयोग करना है या हमारे सीट को जिताने के लायक प्रत्याशी हैं। हर प्रत्याशी के साथ ये चीज़ लागू कभी नहीं होगी। और जहाँ तक मैं आपको बताऊँ कि भाजपा का सवाल है नगर विधायक सागर का, तो शैलेंद्र भाई की जो कार्यशैली है और जिस तरीके से वो डोर टू डोर जा रहे हैं और बिल्कुल परिवार के जैसा कैलकुलेशन है पूरी सागर विधानसभा का उनके पास। ये आप निश्चित मान लीजिए कि कई परिवार ऐसे हैं कि जिनके परिवारों में राजनेता के नाम पे शैलेंद्र जैन के अलावा कोई बंदा, कोई राजनेता आज तक सागर के किसी लोकल घरों के अंदर तो गए ही नहीं। लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ जन्मदिन हो, गमी हो, अच्छा बुरा कुछ भी हो। कोविड के समय आप देखिए, जब लोग सड़कों पर नहीं निकल रहे थे तो पहले विधायक थे शैलेंद्र जैन जो PPE किट पहन के वार्ड में गए थे डॉक्टरों के मना करने के बाद। कोविड काल में उनने जो सेवाएं दी हैं वो वास्तव में प्रशंसनीय है, उनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। और चूंकि कुछ एक खासियत होती है जननेता में, जननायक में, तभी तो वो 1 नहीं 2 नहीं 3 चुनाव जीत रहे हैं। वो आज भी आप एक सामान्य आदमी से बात कर लो कि शैलेंद्र जी के विषय में आपका क्या कहना है, तो वो 2 टूक आपसे बोल देगा कि बड़े सौम्य और बड़े प्यारे विधायक। 2023 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की राजनीति को आप किस तरीके से देख रहे हैं? पहले मध्य प्रदेश पे कांग्रेस की सरकार थी 2018 में आने के बाद। मात्र 15 महीनों में कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुई। 28 विधानसभा सीटों पर पहले उपचुनाव हुए, फिर 1 विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ, उसके बाद 3 विधानसभा सीट और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुआ।
अब 2023 की विधानसभा चुनाव में क्या तख्ता पलट सकता है या भारतीय जनता पार्टी अपनी कंसिस्टेंसी बना के बिल्कुल आप ये मान के चलिए कि क्लीन अप होगा, स्वीप हो जाएगी कांग्रेस पूरी, क्योंकि कांग्रेस में आज स्टेट के अंदर लीडरशिप है ही नहीं है। कमलनाथ जी धीरे धीरे अस्त हो रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी का कोई अस्तित्व नहीं बचा है। ठीक है, पिछली सरकार कांग्रेस जीती, भाजपा हारी, लेकिन आप देखिए कितनी सीटों के अंदर से, मात्र 5, 7, 8 सीटों के अंदर से। मैनेजमेंट की कमी कह लें, एंटी इनकम्बेंसी ब्यूरो कह लें, जो भी कह लें, और उसके बाद भी ये सरकार भाजपा ने नहीं गिराई है। कमलनाथ जी की कार्यशैली इतनी ज़्यादा विचित्र थी, वो इतने बिजी रहते थे कि उनके विधायक तो ठीक है, उनके मंत्री उनसे नहीं मिल पाते थे। आक्रोश था उनके विधायकों में। अचानक एक नहीं, दो नहीं, 22 लोगों ने बगावत की साहब, और 22 लोग हमारे पास आए कि हम इस मुख्यमंत्री के साथ काम नहीं करना चाहते, ये सरकार हम गिराना चाहते हैं। नतीजा आपके सामने है। आदमी कहता था उठापटक की खरीद बिक्री की सरकारें ज़्यादा दिन नहीं चलती, और ये ऐसी चल रही है कि जैसे बिल्कुल आपको क्या बताएं, जैसे कोई एक्सप्रेस ट्रेन चलती है। इसी पे मुझे एक सवाल और कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के एक दिग्गज नेता थे, उनकी राजनीति काफी समय से चली वहां पे, और केंद्रीय मंत्री भी रहे। लेकिन अगर मैं पूछना चाहूँ कि जब से वो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं तो वो कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह को एक दूसरे नाम से पुकारने लगे हैं, रंगा और बिल्ला जी। इस पर कुछ टिप्पणी करेंगे आप? क्या है साहब, अब वो इतने बूढ़े शेर हो चुके हैं कि ये रंगा और बिल्ला नाम उनको देना, इन नामों की तौहीन। रंगा का मतलब होता है जो रंग खुश कर दे, बिल्ला का मतलब होता है जो झपट पड़े। आज ये उस उम्र के दायरे के बाहर हैं लोगों की, तो अब चर्चा करना अगले चुनाव में भगवान ना करे तो हो सकता है कि हमें तो इनसे कोई मुकाबला ही ना करना पड़े। कांग्रेस को अपने नए नेता तैयार करना पड़ेंगे। भाजपा की जो नीति और रीति है, कार्यशैली जो भाजपा की हो, भाजपा जिस हिसाब से चल रही है, कांग्रेस का कोई भविष्य प्रदेश में है ही नहीं। चलो सर, बहुत बहुत धन्यवाद चैनल के साथ पे जुड़ने के लिए। इसके साथ आप जिस रस के लिए हमारे पास आए थे, मैं समझता हूं कि आज आप आए थे मेरे पास हास्य रस के लिए, और आपने एक राजनेता के हिसाब से मेरा इंटरव्यू ले लिया। मैं आपका बहुत आभारी हूं, लेकिन आप मुझसे समय लेके ये आए थे कि भाई आप हास्य रस के शौकीन हैं, सागर की जनता को रस के माध्यम से अपनी बातें बताते हैं, तो ये आपने हमारा राजनीतिक इंटरव्यू ले लिया और इसमें हमारा हास्य रस गोल हो गया। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि सागर नगर के गली मोहल्लों को मैंने हास्य के रस में पेश किया था। तो पेश करने की कोई बड़ी वजह होती है कि कोई एक चर्चित इलाका होता है, उसको आप हास्य के रंग में कैसे आप पूरा कर पाते। आज अपन जैसे छतरपुर रोड पकड़ लें तो अपन ये कह सकते हैं कि वहाँ पे बहुत बड़े बड़े बैठे हैं गुर। गुर का मतलब होता है ज्ञानी। जहाँ पे बैठे हैं बहुत बड़े बड़े गुर, वो कहलाता है हमारा छतरपुर। अच्छा, कई लोग वहाँ लगाते हैं मट्टी में छन्ना, क्योंकि वहाँ पाए जाते हैं हीरे। बाजुए में लगा है पन्ना, ठीक है। माहौल जहाँ का कभी नहीं रहता ठंडा, माहौल जहाँ का कभी नहीं रहता ठंडा। सागर की ओर आने लगो तो रास्ते में मिलेगा आपको बंडा, और जिसका एक अलग से सुर है। थोड़े आगे आ जाओ तो कर्रापुर है, और जहाँ पे हर काम अपने आप बना, और थोड़े स्तर भी आ जाओ तो केर बना। और सबसे डेवलप जो एरिया है वो आप निश्चित मानो वह एरिया है। और आगे आ जाओ तो ना पालक ना नौनिया, सीधे आ गया चौराहे मकरोनिया। विकास ने जहाँ कदम थोड़ा सा चूमा है, आगे चले जाओ तो शानदार बड़ा चूमा है। अब आपको हम स्तर भी ले आते हैं तो शाम का माहौल जहाँ का बहुत ज़्यादा फाइन है, फिर उसके बाद हमारा सिविल लाइन है, और मिलिट्री वालों ने लगा रखे हैं जहाँ अपने टेंट, बाजू में बसा हुआ है कैंट। चारों तरफी भीड़ भाड़ बीच सड़क में साउंड है, चारों तरफी भीड़ भाड़ बीच सड़क पे साउंड है। एक तरफी खेल परिसर तो एक तरफी पीटीसी ग्राउंड है। अब आप बचाओ सूफा या ठोंको पटिया, सीधे मुड़ गए सो ककरे आओगी घटिया है। और क्या होता है कि सागर का जितना रस होता है वो 3 बत्ती पे होता है। एक्चुअल 3 बत्ती जो है वो अंग्रेजों के ज़माने का दिया हुआ नाम है। एक्चुअल वहाँ शाम को 3 बत्तियाँ जलाई जाती हैं, इसलिए वो 3 बत्ती कहलाता है। और एक्चुअल वो डॉक्टर हरि सिंह गौर स्थल कहलाता है। 3 बत्ती उसको पुराना बोलते हैं। तो जिसको लगाना है अपने नाम की तख्ती, सबके पास एक ही जगह होती है 3 बत्ती। और सड़ा समोसा गरम बट रहा, वही पे चल रहा पूरा कट रहा। जहाँ पे लगी है भीड़ टोटल, एक ही है बस अमला होटल। तो मेरे ख्याल से हास्य की इन पंक्तियों का आपने आनंद के साथ आनंद लिया। बहुत बहुत आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर चैनल के साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि अभी हमारे साथ में थे आनंद गुप्ता जी, बड़े बड़े गंभीर विषयों को अपनी हास्य कविता में बोलने वाले, जैसा कि मैंने बताया था आज उन्होंने हमारे इंटरव्यू में बोला है। आप देखते हैं कि हमारी जनता इस इंटरव्यू के बाद में क्या रिएक्शन देती है। आनंद गुप्ता जी ने जो शहर के विकास के बारे में बात करी, शहर की राजनीति के बारे में बात करी,
शहर के 3 मंत्रियों के बारे में बात कही। अब वो कितनी सही है या कितनी गलत है वो जनता डिसाइड करे। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर रिपब्लिक सागर मीडिया की ओर से आप सभी से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। दुनिया के सबसे बड़े और आधुनिक प्लांट में हर बारीक परीक्षण से गुजरकर साइंस, टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन के अद्भुत मेल से बना है सोनालिका ट्रैक्टर। एक ऐसा ट्रैक्टर जिसमें है जबरदस्त पावर। सोनालिका ट्रैक्टर्स में है एचटीएम इंजन जो दे ज्यादा माइलेज, ज्यादा पावर और ज्यादा स्पीड। हर किसान की आन बान और शान। तो जीत लीजिए ये दुनिया अपने सच्चे साथी सोनालिका ट्रैक्टर्स के साथ। सबसे कम डीजल, सबसे ज्यादा पावर और सबसे ज्यादा रफ्तार का ही नाम है सोनालिका ट्रैक्टर्स, साथ ही हर जीत का। तो फिर देर किस बात की है, आज ही संपर्क करें साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, अधिकृत विक्रेता सोनालिका ट्रैक्टर्स, वीरेंद्र पूनम पटेल, कृषि उपज मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश।